31 मार्च 1970 जापान एयरलाइंस की फ्लाइट 351 टोक्यो से फुकुरा जाने के लिए टेक ऑफ करती है। प्लेन में कुल 122 पैसेंजर मौजूद हैं और इस फ्लाइट में पेप्सिको का एक बड़ा अधिकारी शामिल है। इसके साथ ही रोमन कैथोलिक प्रीस्ट और एक जापान का उभरता हुआ रॉक बैंड सितारा। फ्लाइट एज ए नॉर्मली लग रही थी, किसी को नहीं पता था कि आने वाले कुछ देर में क्या होने वाला है। सुबह के करीब 7:30 बजे एक लाल कपड़ा पहना हुआ 27 वर्षीय युवक प्लेन में सबसे आगे जाता है और अनाउंसमेंट करता है कि ये प्लेन हाईजैक हो चुका है और इस शख्स का नाम था टाकामुरो तामिया। और इसके अनाउंसमेंट से किसी को कुछ भी फर्क नहीं पड़ा, किसी ने भी इसकी बात को सीरियसली नहीं लिया, क्योंकि जापान में आज तक इस तरह की कोई भी घटना नहीं हुई थी। अब वो इंसान अपने पास से एक तलवार निकालता है और चीख कर कहता है कि ये प्लेन हाईजैक हो चुका है। इसके साथ ही खौफ का दूसरा पहलू भी लोगों को देखने को मिलता है, जब प्लेन में बैठे हुए 9 स्टूडेंट अपनी सीट से खड़े होते हैं और उनके पास भी तलवार, पिस्टल और बॉम्ब मौजूद होते हैं। ये सारे बच्चे टोक्यो और कायोटो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट होते हैं, जो खुद को जापानीज रेड आर्मी का एक हिस्सा मानते हैं। अभी लोग कुछ समझ ही पाते तो इतनी देर में जो उभरता हुआ सितारा है, जो रॉक बैंड स्टार जो अभी बनी है, वो भी खड़ी होती है और कहती है कि वो भी इस प्लान का एक हिस्सा है। बस इसके बाद तो हर तरफ सिर्फ सन्नाटा ही था, क्योंकि अब पैसेंजर को ये तो समझ में आ चुका था कि ये कोई मजाक नहीं है, प्लेन सच में हाईजैक हो चुका है। अब इसके बाद ताकामुरो और उसके कुछ साथी पायलट कैबिन की तरफ जाते और दरवाजा तोड़ना शुरू कर देते हैं। ताकामुरो की टीम दरवाजा को तोड़ने में कामयाब रही। पायलट कैबिन में घुसते ही सबसे पहले तो उन्होंने कंट्रोल रूम से जुड़े रेडियो सिस्टम को तोड़ना शुरू कर दिया। अब वो पायलट पर यह दबाव बनाते हैं कि प्लेन को क्यूबा की तरफ लेकर चले, क्योंकि उनका मानना था कि उस समय क्यूबा में फैले हुए फेडरल कैस्ट्रो कम्युनिज्म से जुड़कर ही वो जापान में एक क्रांति ला सकते हैं। पर फिर पायलट ने उन्हें समझाया कि प्लेन में सिर्फ इतना ही फ्यूल मौजूद है कि वो सिर्फ फुकुरा तक ही जा सकते हैं। अब ये बात सुनकर उन्हें मजबूरन फुकुरा एयरपोर्ट तक जाना पड़ा। इसके बाद ताकामुरो ने जापान के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर का फोन लगाया और उन्हें कहा कि ये प्लेन हाईजैक हो चुका है और उन्हें जैसा कहा जाए उन्हें वैसा ही करना होगा। अब जैसे ही ये बात हाईजैक की पता लगती है, ये बात जापान में आग की तरह फैल जाती है। ताकामुरो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर से कहता है कि फुकुरा एयरपोर्ट को उनके फ्यूल का इंतजाम कर दे। अगर वो ऐसा नहीं करते तो इसका अंजाम प्लेन में बैठे पैसेंजर को भुगतना होगा। अब यहाँ से शुरू होती है हाईजैकर से निगोशिएशन की बात। अब जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है वो उनके लिए फ्यूल का इंतजाम करने को तैयार है, पर बदले में उन्हें 21 पैसेंजर चाहिए। तो ताकामुरो भी इस पर हाँ भर देता है कि हाँ, वो 21 पैसेंजर को रिहा कर देगा अगर वो फ्यूल जो है मौजूद करा दे। अब सब कुछ ऐसा ही होता है। जैसे ही प्लेन फुकुरा एयरपोर्ट पर लैंड करता है, उसमें फ्यूल भर दिया जाता है और साथ ही शर्त के अनुसार 21 पैसेंजर को रिहा भी कर दिया जाता है। और ये प्रक्रिया होने के बाद प्लेन फिर से उड़ान भर लेता है। पर उड़ान भरने से पहले अब देखिए, फुकुरा एयरपोर्ट से क्यूबा की दूरी बहुत ज़्यादा थी और प्लेन ये दूरी एक बार में जो है पूरी नहीं कर सकता था, तो उसे बीच में कहीं ना कहीं एक स्टॉप लेना ही पड़ता। तो यहाँ पर ताकामुरो ने फैसला किया कि वो क्यूबा ना जाकर उसके पड़ोसी देश नॉर्थ कोरिया में जाएगा, क्योंकि नॉर्थ कोरिया में भी उस वक्त कम्युनिज्म की जंग छिड़ी हुई थी। अब यहाँ भी एक प्रॉब्लम थी, प्लेन के पायलट के पास नॉर्थ कोरिया का कोई मैप नहीं था, तो जल्दबाजी में हाईजैकर को नॉर्थ कोरिया का एक मैप प्रोवाइड करवाया गया। अब हाईजैकर काफी खुश थे, क्योंकि उनकी क्रांति ने रूप लेना शुरू कर दिया था। अब प्लेन उड़ते उड़ते नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बॉर्डर पर पहुंच चुका था। अब पायलट ने हाईजैकर को बताया कि अगर हम इस डीमिलिटराइज्ड जोन के ऊपर से गए तो मुमकिन है कि नॉर्थ कोरिया के एयर फाइटर हम पर हमला कर दे, क्योंकि नॉर्थ कोरिया के पास इस प्लेन के आने की किसी भी तरह की कोई जानकारी नहीं है। पर हाईजैकर के दबाव बनाने के बाद पायलट को इस डीमिलिटराइज जोन में घुसना ही पड़ा, और जैसे ही वो डीमिलिटराइज जोन में घुसते हैं, तुरंत कोरियन फाइटर प्लेन ने उन पर हमला बोल दिया। अब करीब 2 मिनट तक उन पर गोलियों की बरसात हुई। खैर, प्लेन को किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ और सबकी जान में जान आ गई। अब यहाँ पर एक और दिक्कत थी। दिक्कत ये थी कि पियोंगयांग एयरपोर्ट को ढूंढना, क्योंकि जो मैप उन्हें दिया गया था नॉर्थ कोरिया का, उसमें पियोंगयांग एयरपोर्ट कहीं पर भी नहीं दिख रहा था। पायलट लगातार रेडियो सिग्नल से एयरपोर्ट अथॉरिटी को कॉन्टैक्ट करने की कोशिश भी कर रहा था। तभी पायलट ने उस मैप को गौर से देखा। वो मैप कोई आम मैप जैसा नहीं था, उस मैप में छिपाकर एक सीक्रेट रेडियो फ्रीक्वेंसी भेजी गई थी। पायलट ने हाईजैकर से बचते हुए उस रेडियो फ्रीक्वेंसी पर प्लेन को सेट कर दिया और उधर से जो आवाज आई उसने इस कहानी को एक अलग ही मोड़ दे दिया। देखिए, हुआ यूं, प्लेन को जाना था नॉर्थ कोरिया, पर जो मैप दिया गया था वो जापान के मित्र देश साउथ कोरिया का दिया गया था और वो फ्रीक्वेंसी भी सियोल एयरपोर्ट से कनेक्ट हो गई थी। उधर से पायलट को समझाया गया कि आप ये रिएक्ट कीजिए कि आप इस वक्त नॉर्थ कोरिया में हैं और नॉर्थ कोरिया में लैंड करने वाले हैं, और इसके बाद पायलट ने वही किया जो क्रू उसे करने के लिए कह रहे थे। उधर साउथ कोरिया ने अपने एयरपोर्ट और अपने आसपास के एरिया को, फ्लैग्स को, होर्डिंग्स को इस तरह का बना दिया जैसे कि वो साउथ कोरिया नहीं नॉर्थ कोरिया हो। प्लेन के लैंड करते ही एक अनाउंसमेंट
अनाउंसमेंट होती है कि हमारे सभी कम्युनिज्म क्रांतिकारियों का नॉर्थ कोरिया में स्वागत है। अब हाईजैकर को ये विश्वास हो गया था कि वो नॉर्थ कोरिया में ही है, क्योंकि जो फ्लैग्स, जो उनके ड्रेस थे, सब कुछ जो है नॉर्थ कोरिया के हिसाब से कर दिए गए थे। इसके बाद एक ऑफिसर उन्हें प्लेन के गेट पर जाकर बाहर बुलाता है, जिसके बाद उनका लीडर उस ऑफिसर से मिलता है और इसके बाद ऑफिसर उन्हें एक वैन में बैठने के लिए कहता है कि आप यहाँ से जो है अपने टारगेट की तरफ जा सकते हैं, कि प्लीज़ आप जो है इस वैन में बैठिए। इसके बाद जो प्लेन है वो पैसेंजर को लेकर वापस जापान की तरफ रवाना हो जाता है और जो हाईजैकर है उन्हें पता ही नहीं उनके साथ क्या हुआ और वैन को सीधा जो है पुलिस स्टेशन ले जाया गया और वहाँ पर जो है उन्हें जितने भी वो क्रांतिकारी बन रहे थे उन्हें पकड़ लिया गया। तो बिना किसी नुकसान के पैसेंजर भी छूट गए और हाईजैकर को भी पकड़ लिया गया।